नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 300 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और सबसे अच्छा बात यह है कि ये जो कोर्स है ये कोर्स UGC नेट कोर्स के साथ भी अलाइन है। तो अगर आप ये कोर्स बाय करते हैं तो आपके UGC नेट प्रिपरेशन में भी हेल्प हो जाएगा। और अगर आप अभी ये कोर्स को बाय करते हैं तो आपको अर्ली कोर्स बाय करने के लिए अर्ली 25, अगर आप कूपन कोड को यूज करेंगे तो 25% ऑफ मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। तो कोर्स एंड टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1887 to 1926 वाज मार्क्ड बाय। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, वो किस चीज की बात करता है। आपको पता ही होगा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत सारे स्टेजेस में इवॉल्व हुआ है ना। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, और सभी स्टेजेस के अलग अलग नाम भी हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। तो और जो स्टेजेस है उनके नाम आप कमेंट करके बताइएगा, इसके आपके मतलब रिवीजन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज किस चीज की बात करता है और कब तक चला था फर्स्ट स्टेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, 1887 टू 1926, इसको भी याद रखना। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, या फिर फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन ऑफ बिहेवियरल साइंसेस की बात करता है, या फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेज किस चीज की बात करता है, फर्स्ट स्टेज वो बात करता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेज था, और इसको कहा जाता था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी के नाम से भी, है ना। तो फर्स्ट स्टेज वुड्रो विल्सन, पता ही होगा, पहले वाले वीडियोस में कवर किया था कि वुड्रो विल्सन जैसे इंटरनेशनल रिलेशन से भी जुड़ा हुआ है वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेन ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल का दूसरा नाम क्या है, हम किस नाम से जानते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल को, रिपेयर बॉस, द गैंग बॉस, मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन, या फिर बिजनेस फ्रंटलाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिलिट्री टाइप फॉरमैन, है ना। मिलिट्री टाइप फॉरमैन के नाम से जाना जाता है स्पेन ऑफ कंट्रोल को। और जो रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, ये सभी तो फंक्शनल फॉरमैनशिप है, किसकी, टेलर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू टेलर्स कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप, हाउ मेनी फॉरमैन शुड सुपरवाइज ए वर्कर। तो एक वर्कर को कितने मतलब सुपरवाइज करेंगे, तो उसको टेलर साहब फंक्शनल फॉरमैनशिप के नाम दिए हैं और बताए हैं कि इतने ज़्यादा सुपरवाइजर क्या करेंगे, एक वर्कर को कंट्रोल करेगा। तो वो कितने लोगों की बात क्या है, कितने सुपरवाइजर की बात क्या है फंक्शनल फॉरमैनशिप में, 2, 4, 6 या फिर 8। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8। तो 8 सुपरवाइजर होंगे, जो 8 सुपरवाइजर क्या करेंगे, एक वर्कर को मतलब कि कंट्रोल करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, है ना। तो 8 फंक्शनल, तो फंक्शनल फॉरमैनशिप 8 फंक्शनल फॉरमैन कौन कौन थे उसके नाम भी याद कर लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following best explains the post corp concept in public administration। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट कॉर्प का मतलब क्या है, ये किस चीज की बात करता है पोस्ट कॉर्प, ए मेथड टू मेजर पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब पोस्ट कॉर्प एक मेथड है जिससे हम पब्लिक पार्टिसिपेशन को मेजर कर पाएंगे, या फिर ए फ्रेमवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो रहा है उसके एक फ्रेमवर्क है पोस्ट कॉर्प, या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नेंस,
गवर्नेंस का एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है पोस्टकॉर्प, या फिर ए न्यू फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन का एक नया तरीका है पोस्टकॉर्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का फ्रेमवर्क है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के, है ना। पोस्टकॉर्प एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पोस्टकॉर्प का पूरा नाम भी याद रखना है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो लूथर गुलिक एंड लिंडल आर्नोल्ड ने दिया था, आपको ये पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर इज एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनलिटी। तो जो बाउंडेड रेशनलिटी का कॉन्सेप्ट है, कौन से थिंकर दिए हैं, मैक्स वेबर, हार्बर्ट साइमन, फ्रेडरिक टेलर और ड्यूइट वाल्डो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हार्बर्ट साइमन। हार्बर्ट साइमन बाउंडेड रेशनलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन इज, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है उसका एडवांटेज क्या होता है, उससे स्ट्रेंथनिंग सेंट्रल अथॉरिटी, सेंटर के जो अथॉरिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत हो मिलता है सेंट्रल के अथॉरिटी को, या फिर ब्रिंगिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन के नीचे के लेवल पे जो पीपल रहता है, मतलब सबसे लास्ट है ना, उस पीपल के साथ गवर्नमेंट कनेक्ट हो पाता है, या फिर क्या है डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूसिंग सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, या फिर सिटीजन्स के जो पार्टिसिपेशन है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, या फिर सेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग, मतलब जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंटर ही करेगा, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगा। तो ये तो कभी नहीं होगा, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मतलब कि पावर को डिवाइड किया जा रहा है ना, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैक्सोनियन थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जैक्सोनियन जो थ्योरी था उसको और किस नाम से जाना जाता है, मेरिट सिस्टम, आउटसोर्स सिस्टम, स्पॉइल सिस्टम, या फिर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पॉइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड वेबर्स आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज अनसुइटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिए हैं, इसको याद रखना। उस मॉडल को कौन से थिंकर क्रिटिसाइज करके कहता है कि ये जो डेवलपिंग सोसाइटीज है, डेवलपिंग नेशंस है जैसे इंडिया, तो डेवलपिंग नेशंस में, डेवलपिंग सोसाइटीज में सुइटेबल नहीं होगा, अनसुइटेबल होगा। हार्बर्ट साइमन, चेस्टर बार्नर्ड, फ्रेडरिक और ड्यूइट वाल्डो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेडरिक्स। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने कहा है कि जो किसकी, हाँ, वेबरियन मॉडल जो है, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी जो है वो डेवलपिंग सोसाइटीज में काम नहीं करेगा। द बुक इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑथर्ड बाय। तो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक किसने लिखा है, विलोबी, वुडरो विल्सन, एमपी फॉलेट, या फिर लियोनार्ड डी व्हाइट, मतलब एल.डी. व्हाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एल.डी. व्हाइट ने लिखा है। ये बुक को याद रखना, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आयरन ट्राइंगल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो आयरन ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है वो किसके बीच में रिलेशंस को बताते हैं, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप के बीच में रिलेशन, या फिर जुडिशियरी, पुलिस एंड लेजिस्लेचर के बीच रिलेशंस की, या फिर मीडिया कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस की, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट सेक्टर एंड मिलिट्री की। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनके बीच में जो रिलेशंस है उसकी बारे में बात करता है आयरन ट्राइंगल, है ना, उसकी बात करता है आयरन ट्राइंगल। Which of the following is characteristic of garbage can model? तो गार्बेज कैन मॉडल किस चीज की बात करता है, वो डिसीजन मेकिंग के रेशनल एंड स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग होगा गार्बेज कैन मॉडल में, या फिर रैंडम एंड केओटिक डिसीजन मेकिंग होगा गार्बेज कैन मॉडल में, या फिर हाईली सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होगा, या फिर प्री डिटरमाइंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है गार्बेज कैन मॉडल। तो रैंडम होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। रैंडम एंड केओटिक डिसीजन मेकिंग को गार्बेज कैन मॉडल बोला जाता है डिसीजन मेकिंग में।
इसको याद रखना। गार्बेज कैन मॉडल किसने दिया है? कोहेन, मार्च एंड ऑल्सन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ओम्बड्समैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज, रनिंग पॉलिटिकल कैंपेन्स, मैनेजिंग इलेक्शन कमीशंस एंड क्रिएटिंग न्यू लॉज। तो ओम्बड्समैन किस चीज की बात करता है? ओम्बड्समैन जो है ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज, है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेड टेपिज्म और रेड टेप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू। रेड टेप का मतलब क्या है? द एथिकल गाइडलाइंस फॉलोड बाय ब्यूरोक्रेट्स, जो गाइडलाइंस ब्यूरोक्रेट्स फॉलो करते हैं उस वो रेड टेपिज्म है, या फिर द एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनएफिशिएंसी इन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीड्यूर्स, मतलब कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीड्यूर्स में कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनएफिशिएंसी को बोला जाता है रेड टेपिज्म, या फिर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करना रेड टेपिज्म है, या फिर द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को भी कम करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। रेड टेपिज्म का मतलब क्या है ना? एक्सेसिव जो कॉम्प्लेक्सिटी है और इनएफिशिएंसी है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीड्यूर्स में, है ना, ब्यूरोक्रेसी में, उसको रेड टेपिज्म और रेड टेप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैडो ब्यूरोक्रेसी। तो शैडो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ब्यूरोक्रेट्स वर्किंग इन हिडन रोल्स विदाउट अकाउंटेबिलिटी, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोलिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फंक्शंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फंक्शंस। ये होता है शैडो ब्यूरोक्रेसी, है ना, शैडो ब्यूरोक्रेसी। इसका मतलब है आउटसोर्सिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू प्राइवेट एजेंसीज जैसे एनजीओज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफन रिड्यूसिंग डायरेक्ट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। द बजट डेफिसिट इन पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू। तो बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? टोटल प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब जो गवर्नमेंट सर्विसेज सबको प्राइवेट कर दिया जाए तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा ना, बजट डेफिसिट नहीं होगा। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, ये भी नहीं है, जो सब कुछ एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बजट डेफिसिट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीडिंग रेवेन्यूज, और क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जब हम जो हमारे रेवेन्यूज है, जितने हम इनकम करते हैं उससे ज़्यादा खर्चा कर देंगे, है ना, गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करेगा रेवेन्यू से ज़्यादा, तो डेफिसिट होगा, है ना, बजट डेफिसिट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सी इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीडिंग रेवेन्यूज। द टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है इन गवर्नेंस में? स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स एक साथ काम कर रहा है ना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। या फिर स्टेट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो स्टेट्स है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शंस कर रहा है ना, काम कर रहा है, कोई सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट के अलावा भाई। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स ओवर ऑल स्टेट फंक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम मतलब ऑथोरिटेरियन की तरह सब कुछ कंट्रोल करेगा स्टेट्स को बिना बताए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जब स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ काम करेगा, है ना, तो उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाएगा। इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या है? इंक्रीमेंटल बजटिंग मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट टू द प्रीवियस ईयर्स बजट, मतलब कि जो प्रीवियस बजट था उसमें स्मॉल एडजस्टमेंट्स होगा, या फिर क्रिएटिंग ए कम्प्लीटली न्यू बजट एवरी ईयर, मतलब हर साल एक नया एक न्यू बजट आ जाएगा, पिछले साल के जो बजट थे उससे एकदम अलग, है ना, एक अलग बजट। एलिमिनेटिंग नेसेसरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो नेसेसरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ना, जैसे सैलरीज देना या फिर कुछ काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको सब एलिमिनेट कर दिया जाएगा, वो तो नहीं होगा। रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट इन बजट प्लानिंग ना, ब्यूरोक्रेटिक जो इन्वॉल्वमेंट है उसको
रिड्यूस कर दिया जाएगा बजट प्लानिंग में, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर की थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट किया जाएगा प्रीवियस ईयर्स बजट के साथ, वही इंक्रीमेंटल बजट बोला जाता है। और वही चलता है कि प्रीवियस जो बजट था उसमें कुछ चेंजेस भी किया जाएगा, मतलब उसको भी देखा जाएगा, है ना। तो मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट टू द प्रीवियस ईयर्स बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय गिवन बाय हार्बर्ट साइमन। तो हार्बर्ट साइमन साहब ने डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ प्रोसेस दिए हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है। इंटेलिजेंस एक्टिविटी, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के बात नहीं किया है ना। चॉइस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी, इंटेलिजेंस एक्टिविटी की बात किया है, तो स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटी है वो नहीं होगा हार्बर्ट साइमन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग कोइंग द टर्म रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी के बाद किसने कहा है, डोनाल्ड किंग्सले, पीटर ब्लाउ, मैक्स वेबर या फिर मार्टिन एल्ब्रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी के बाद क्या है, डोनाल्ड किंग्सले, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डोनाल्ड किंग्सले। डोनाल्ड किंग्सले ने रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी की बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स। क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसफरिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है सेंटर से लोअर लेवल में ट्रांसफर किया जाएगा, है ना, लोअर लेवल पे। या फिर स्ट्रेंथनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कंट्रोल है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ किया जाएगा, मतलब सभी डिसीजन स्टेट ही मतलब सेंटर ही करेगा। या फिर एलिमिनेटिंग लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। रिड्यूसिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, मतलब जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है उसको भी एकदम कम कर दिया जाएगा, तो वो तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो पावर है डिसीजन मेकिंग का वो नीचे स्तर में भी, है ना, नीचू लेवल पर भी दिया जाएगा, पावर दिया जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए कॉलेजिएट एग्जीक्यूटिव इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कॉलेजिएट एक्टिविटीज एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विदाउट हायरार्की, जहाँ पर कोई हायरार्की नहीं होगा, उस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कॉलेजिएट एग्जीक्यूटिव क्या कहा जाता है। ए सिंगल लीडर मेकिंग ऑल पॉलिसी डिसीजन, एक ही सिंगल लीडर जो लीडर होगा वही सब डिसीजन लेगा, वो क्या कॉलेजिएट एग्जीक्यूटिव है। या फिर ए सिस्टम व्हेयर मल्टीपल एग्जीक्यूटिव्स शेयर डिसीजन मेकिंग पावर्स, मतलब कि बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव है, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगा। या फिर द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स विदाउट पॉलिटिशियंस, मतलब कि रिप्लेसमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स विथ पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियंस ही मतलब ब्यूरोक्रेट्स की काम करेंगे, है ना, ब्यूरोक्रेट्स का कोई जरूरत नहीं है, रिप्लेसमेंट हो जाएगा पॉलिटिशियन के द्वारा ब्यूरोक्रेट्स के। तो ये तो नहीं होगा, सी इज द करेक्ट आंसर की बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होंगे और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेंगे, वो जो सिस्टम होगा वो कॉलेजिएट एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पीएससी क्या करता है, एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उसको एक्सपेंड करता है, पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस इन गवर्नेंस, या फिर पॉलिसी मेकिंग करता है, या फिर रिडक्शन ऑफ टैक्स इन द इकोनॉमी में टैक्स को रिड्यूस करता है, या फिर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होता है वो क्या करता है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ओवेरियन ब्यूरोक्रेसी इम्पर्सनलिटी एंश्योर्स दैट। तो इम्पर्सनलिटी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन रूल्स नॉट पर्सनल बायसेस, मतलब जो गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजंस होंगे रूल्स के हिसाब से होंगे, ना कि पर्सनल बायस के हिसाब से। ये क्या पर्सनैलिटी है। या फिर ब्यूरोक्रेट्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन पर्सनल इमोशंस, अपने पर्सनल इमोशन के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, है ना,
मैं कोई बड़ा अथॉरिटी में बैठा हुआ हूँ तो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ, वो क्या इम्पर्सनैलिटी है। या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैव कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम, जो ब्यूरोक्रेट्स है उसके पास कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम है, वो क्या इम्पर्सनैलिटी है। या फिर पब्लिक सर्वेंट्स फेवर स्पेसिफिक इंडिविजुअल, जो पब्लिक सर्वेंट्स है कुछ ही लोगों को, जैसे नामी कुछ पॉलिटिशियंस को हेल्प करेगा, कोई बिजनेसमैन को, ये होगा क्या इम्पर्सनैलिटी। तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो डिसीजन होंगे वो रूल बेस्ड होंगे, रूल के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, ना कि कोई पर्सनल बायसनेस के हिसाब से, है ना, पर्सनल फेवर के हिसाब से। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है ना, लेजिस्लेचर है, वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। या फिर द एग्जीक्यूटिव होल्ड्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर गवर्नेंस, जो एग्जीक्यूटिव के पास कंट्रोल होगा, कंप्लीट कंट्रोल होगा गवर्नेंस के ऊपर। और लेजिस्लेचर मैनेज ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, और जो लेजिस्लेचर है वो सभी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। और या फिर द जुडिशियरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग। तो ये नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर्स आपको पता ही होगा, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक ने भी दिया था। ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इन एडमिनिस्ट्रेशन। स्केलर चेन का मतलब क्या है, ए वेल डिफाइंड चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम एक चेन से क्या होगा, एक चेन की तरह क्या होगा, सब कुछ काम करेगा, है ना, वो क्या स्केलर चेन है। या फिर ए फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लीडरशिप, या फिर ए सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस विदाउट सुपरविजन। इंडिपेंडेंटली कोई भी कुछ डिसीजन ले रहा है, कोई सुपरवाइजर के बिना ही। ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशन, एक हायरार्की का एक प्रोसेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक वेल डिफाइंड चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियोस। और कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट करेंगे। अगर आप अर्ली कोर्स बाय करते हैं, अर्ली 25 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 25% ऑफ मिलेगा।